तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक्स से। हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इससे पहले, जिसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग उसमें रिएक्शन कराते थे तो करंट प्रोड्यूस होता था। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्शन कराते थे। तो अगर रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस होता है तो उस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन ये जस्ट उसका अपोजिट है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके रिएक्शन कराया जाता है। तो द डिवाइस which is used to produce chemical reaction by passing electric current is called electrolytic cell। तो इसको नोट कर लीजिए, the device which is used to produce chemical reaction by passing electric current is called electrolytic cell। अब इसमें होता है क्या, देखिए एक कंटेनर रहेगा, ये ले लीजिए कंटेनर, देखिए दो इलेक्ट्रोड ले लेंगे, और इसको बैटरी से जोड़ देंगे। ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बैटरी है, जोड़ दिए। ये देखिएगा पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, ANODE, एनोड। और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। कैथोड कहते हैं। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। अगर ये यहां नहीं दिख रहा है तो इसको बाहर में भी लिख सकते हैं, आपको दिखना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए क्या है। वो एनोड था और ये कैथोड। याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा कुछ नहीं था फिक्स कि किस चार्ज वाले को इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, किसी को कैथोड कहते हैं। उसमें था बाएं साइड वाले रॉड को एनोड कहते हैं और दाएं साइड वाले रॉड को कैथोड कहते हैं। लेकिन इसमें फिक्स है कि जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको एनोड कहेंगे, जिसपे भी नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको कैथोड कहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिसिस होगा इसका, ये है इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए एनोड जो है सिल्वर का है, कैथोड भी सिल्वर का है, और हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं AgNO3। तो रिएक्शन क्या होगा, AgNO3 ब्रेक करेगा और देगा Ag प्लस और NO3 माइनस। इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को, पॉजिटिव चार्ज आयन को केटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन बोलते हैं। तो ये देखिए हो गया केटायन और ये हो गया एनायन। इसके अलावा भी इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो AgNO3 हम लोग लिए हैं, ये एक्वस लिए हैं। एक्वस मतलब जानते हैं ना, एक्वस मतलब होता है वाटर के साथ सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन अगर AgNO3 का है तो उसमें वाटर भी होगा, वाटर का भी आयनाइजेशन होगा H प्लस और OH माइनस में। अब इसमें क्या रिएक्शन होगा, ये तो पहले इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। इसमें दो चीजें हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। तो एनोड का जो रिएक्शन है
एनोड का जो Ag है वो Ag प्लस बनेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसके अलावा जो इसमें कैथोड है, कैथोड में जो Ag प्लस है, जो सॉल्यूशन में Ag प्लस है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag बन के कैथोड पे जमा होगा। ये देखिए एनोड का जो Ag है वो Ag प्लस बन के सॉल्यूशन में घुलेगा और सॉल्यूशन में से जो Ag प्लस है वो इलेक्ट्रॉन लेके Ag बनेगा और कैथोड पे जमा होगा। यानी इस तरह से कैथोड पे कुछ Ag डिपॉजिट होगा, डिपॉजिटेड एट कैथोड। लेकिन ये तब होगा जब हम लोग वही इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं और उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोड लिए हैं, एनोड और कैथोड लिए हैं। यानी सिल्वर इलेक्ट्रोड है और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो ये रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पे हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लें तो क्या रिएक्शन होगा? अगर यहाँ पे हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लें तो इसमें देखिए नाइट्रेट आयन जो है, नाइट्रेट आयन निगेटिव है और एक और निगेटिव है OH माइनस आयन। तो ये जो निगेटिव आयन है एनोड पे जमा होगा। एनोड पे जमा होने में ये देखा जाता है कि किसका पोटेंशियल कम है, जिसका कम है वो जमा होता है। तो नाइट्रेट आयन का पोटेंशियल ज्यादा होता है और OH माइनस आयन का पोटेंशियल कम होता है। तो ये OH माइनस आयन ज्यादा जमा होगा जबकि नाइट्रेट आयन कम जमा होगा या नहीं जमा होगा। मतलब अगर मान लीजिए फिर से हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें जो हम लोग लिए थे इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, इसको जोड़ दिए थे बैटरी से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जोड़ दिए। देखिए जो इसमें लिए थे सिल्वर का एनोड और कैथोड, इस बार हम लोग ले लिए प्लैटिनम का। प्लैटिनम का ये एनोड और प्लैटिनम का ये कैथोड और सॉल्यूशन ले लिए वही AgNO3। AgNO3 का सॉल्यूशन ले लिए। इस बार क्या रिएक्शन होगा देखिएगा, एक्वस लिए हैं, एक्यू मतलब एक्वस समझिएगा। इस बार क्या होगा, सबसे पहले तो AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में, H2O का भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, H प्लस और OH माइनस में। कैथोड का रिएक्शन सेम होगा, Ag प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बनाएगा। कैथोड में कोई चेंज नहीं है, देखिएगा ये पहले वाला था, ये नया बना। कैथोड का रिएक्शन यही होगा जो इसमें हुआ था। जो एनोड है उस पे निगेटिव चार्ज जमा होता है, एनोड पे निगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों? इसलिए क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिव है और कैथोड जो है वो निगेटिव है। तो पॉजिटिव पर निगेटिव जमा होगा और निगेटिव पर पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो निगेटिव पॉजिटिव पे जमा होगा और पॉजिटिव निगेटिव पे जमा होगा। तो इस तरह से जो पॉजिटिव था वो निगेटिव पर यानी कैथोड पे जमा हो गया। अब निगेटिव यहाँ पे दो है, एक नाइट्रेट आयन और दूसरा OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन का पोटेंशियल कम होने के चलते उसका स्पीड ज्यादा होगा और वो आयन जाकर के एनोड पर जमा होंगे। OH माइनस आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके OH बनाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करके OH बना दिया। अब हम लोग जानते हैं कि OH तो OH के फॉर्म में मिलता नहीं है, तो फिर क्या होगा, 4 तो OH माइनस जो है वो H2O और O2 में बदल जाएगा। 4 OH माइनस बन जाएगा 2H2O और O2 में। यानी फाइनली एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, H2O। एनोड पर ऑक्सीजन लिबरेट होगा और कैथोड पर Ag सिल्वर लिबरेट होगा। ये रिएक्शन होता है। एनसीईआरटी बुक का भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.18, जिसमें 3.18 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय टेकिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स।
तो सिल्वर इलेक्ट्रोड लेने पे AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देख लीजिए यहाँ पे है। अगर हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे और उसके बाद AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा वो यहाँ देख लीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकेंड क्वेश्चन है, दोनों में केवल रिएक्शन लिखना है। देखिए फर्स्ट में ये रिएक्शन हो जाएगा और सेकेंड में ये रिएक्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है उसमें, पहले ये दोनों लिख लीजिए फिर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बताते हैं। अब फिगर तो समझ ही गए हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 लेना है इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो H2SO4 है इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। H2SO4 टूटता है तो क्या देता है 2H प्लस और SO4 2-। इसके अलावा डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि इसमें वाटर भी है, वाटर जो है H2O टूटेगा तो क्या देगा H प्लस और OH माइनस। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, पहले कैथोड पे देख लीजिए। कैथोड पे सिंपल रिएक्शन है, कैथोड पे क्या होगा H प्लस, पहले तो H प्लस कीजिए, H प्लस इलेक्ट्रॉन देके H बनेगा। अब H तो एग्जिस्ट करता नहीं है, H2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो यहां पर भी 2 लगा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बनेगा। H2 बनाएगा तो यहां पर भी 2 लगाना होगा, यहां पर भी 2 लगाना होगा, यानी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनेगा। ये हो गया कैथोड का। कैथोड निगेटिव, निगेटिव पे कौन जमा हुआ पॉजिटिव। एनोड पर क्या होगा, एनोड कैथोड पर पॉजिटिव जमा हुआ तो एनोड पर निगेटिव जमा होगा। निगेटिव यहाँ पे 2 है, SO4 2- और OH माइनस। तो OH माइनस जो है इसका पोटेंशियल कम होने की वजह से OH माइनस अभी बताया कि OH माइनस कैसे जमा होता है, OH माइनस OH बनता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब ये OH तो रहता नहीं है तो OH से क्या बन जाएगा 4OH 2H2O O2 में बदल जाएगा। यानी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है एक्वस CuCl2 सॉल्यूशन, एक्वस CuCl2 सॉल्यूशन विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो CuCl2 जो है ये डिसोसिएट होकर क्या देगा Cu2 प्लस और 2Cl माइनस। डिसोसिएशन के लिए सिखाया है पहले भी कि कैसे डिसोसिएट होता है। CuCl2 टूट के देगा Cu2 प्लस और 2Cl माइनस। अब देखिए कैथोड पे क्या होगा, पहले कैथोड ही लिखा कीजिए ज्यादा आसान पड़ेगा। कैथोड पे क्या होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना देगा Cu। एनोड पर क्या होगा, अब इसमें देखिए Cl माइनस है तो 2Cl माइनस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना देगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी समझ गए और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3.1। और इसके साथ आप ये भी समझ गए कि किस तरह से रिएक्शन एनोड पर होता है और किस तरह से रिएक्शन कैथोड पर होता है। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के लॉस।
फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ है इनका, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through solution of electrolyte in an electrolytic cell। इलेक्ट्रोलिटिक सेल अभी देखे थे आप लोग। Then the amount of substance deposited या liberated, सॉलिड रहेगा तो डिपोजिटेड और गैस रहेगा तो लिबरेटेड। डिपोजिटेड या लिबरेटेड एट ए particular electrode is directly proportional to the amount of electric current या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पास थ्रू इट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके एनोड पर या कैथोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा, वह उसके इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा सब्सटेंस जमा होगा, कम करंट पास करेंगे तो कम सब्सटेंस जमा होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, उसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू यहाँ पे चार्ज है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। और एम इक्वल टू प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा जे और क्यू। और हम लोग लिख सकते हैं एम इक्वल टू जेड इंटू क्यू इक्वल टू आई टी। आप लोग जानते ही थे, इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन के समय बताए थे। तो एम इक्वल टू जेड आई टी। यही है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ। इसके अलावा यहाँ पे जो जेड है, ये जेड जो है ये कांस्टेंट है, जेड इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जेड का फॉर्मूला एक होता है देखिए जेड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू ई बाई एफ। एक को जानते हैं आप, फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट होता है। और ई जो है, ई है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास बाई वैलेंसी, मोलर मास बाय वैलेंसी। इसके बारे में डिटेल अगर इक्विवेलेंट मास के बारे में देखना है तो आप सॉल्यूशन चैप्टर में जो नॉर्मलिटी टॉपिक बताए हैं उसमें भी देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग का आ जाता है लास्ट में
m इक्वल टू जो z i t था इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू e बाई f इंटू आई टी। इस फॉर्मूला से भी न्यूमेरिकल बनाएंगे और यूनिटरी मेथड से भी न्यूमेरिकल बनाएंगे और दोनों में आंसर सेम आएगा। देखिएगा ये मेथड भी आप अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड थोड़ा ज्यादा सिंपल पड़ता है। आपके अनुसार जो आपको अच्छा लगे उसे बनाइएगा। अब देखिए फैराडे सेकेंड लॉ क्या फैराडे का पहले समझ लीजिए। मान लीजिए दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग लिए, दो ही ले लीजिए, दोनों में इलेक्ट्रोड होगा, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड को कंबाइनली इलेक्ट्रोड बोलते हैं ना, तो दोनों में एनोड और कैथोड होगा। ये देखिए दोनों को ऐड कर दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए और इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लिए और करंट पास कर। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं उसका इक्विवेलेंट मास E1 है और इसमें जो करंट पास किए हैं उसका इक्विवेलेंट मास E2 है। इसमें जो सब्सटेंस जमा हो रहा है, करंट पास कर रहे हैं, दोनों में सेम करंट पास कर रहे हैं, तो इसमें जो सब्सटेंस इसके किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस जमा हो रहा है वो मान लीजिए M1 है और इसके किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस जमा हो रहा है वो मान लीजिए M2 है। तो फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है कि M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 एंड M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, यानी जो मास इसके कैथोड पे या एनोड पे जमा होगा वो उसके जो सॉल्यूशन है उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। The substance deposited at a particular electrode of an electrolyte is directly proportional to the equivalent mass of the solution of electrolyte. सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्विवेलेंट मास टॉपिक के बारे में आप सॉल्यूशन चैप्टर में देखिएगा, जो नॉर्मलिटी पढ़ाए हैं नॉर्मलिटी में इसके बारे में डिटेल बताया गया है। इक्विवेलेंट मास के लिए आप एक बार वो देख लीजिएगा। तो M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, यानी M1 by M2 इक्वल टू E1 by E2, और हम लोग कह सकते हैं M1 by E1 इक्वल टू M2 by E2। यही है फैराडे का सेकेंड लॉ। इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। When same amount of electric current is passed through two or more than two electrolytic cell connected in series, then the mass of substance deposited या liberated at a particular electrode in an electrolytic cell, जितने भी सेल होंगे सबका अलग अलग। an electrolytic cell is directly proportional to the equivalent
मास, यहाँ पे वेट भी लिखा हुआ रहता है और मास भी लिखा हुआ रहता है, तो मास और वेट में कंफ्यूज मत होइएगा। किसी किसी बुक में मास रहता है, किसी किसी बुक में वेट रहता है। इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास दोनों सेम वर्ड है। ऐसे फिजिक्स में मास और वेट में बहुत डिफरेंस है, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग उतना डिफरेंस लेके नहीं चलते हैं, दोनों का वैल्यू सेम रहता है, इसलिए सेम मान के चलिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज, अगर मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इक्विवेलेंट मास E1 है और उसमें जो सब्सटेंस जमा हुआ है M1 है, तो M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1। सेकेंड सेल के सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट मास E2 है और उसमें जो सब्सटेंस जमा हुआ है उसका मास M2 है, तो M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। तो M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2, इसलिए M1 by M2 इक्वल टू E1 by E2। और देखिए E1 यहाँ आएगा तो M2 यहाँ चला जाएगा, तो M1 by E1 इक्वल टू M2 by E2। यही हो गया फैराडे का सेकेंड लॉ। इसको भी नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए आराम से।